बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आपकी हौसला अफजाई से हमारी मेहनत और बेहतर हो सकेगी। हमें आपकी हौसला अफजाई की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो जोर जोर से कुछ कह रही थी। मैंने इनकी बातों का मतलब बुजुर्ग के दिमाग के जरिए समझा। वो कह रही थी, हम गई गुजरी नहीं हैं। ये कौन सा सख्त मरहला है कि हमें इन 6 मुजाहिदों की टीम में शरीक नहीं किया गया। बुजुर्ग ने अंदर से ही चीख कर कहा, क्यों ख्वाह जिद कर रही हो? मैं तुम में से किसी एक लड़की का इंतखाब करूंगा और इसे टीम में शरीक करूंगा तो हदीका पीछे पड़ जाएगी। वो भी जाने की जिद करेगी। मैंने इसकी खातिर किसी भी लड़की का इंतखाब नहीं किया। जाओ, मुझे परेशान न करो। मैं इनके दरमियान बैठा हुआ था, लेकिन मोटरसाइकिल वाले और इसके साथी अहमक जवान के दिमागों में भी मौजूद था। उन्होंने वहां पहुंचकर मेरी हिदायत पर अमल किया। पेट्रोल पंप का मालिक मौजूद था। वो बंद गाड़ी में भी वहां खड़ी हुई थी। 2 मुलाजिम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। मैंने अहमक नौजवान के जरिए इन्हें ट्रैप किया। टेलीपैथी के जरिए से पेट्रोल पंप के मालिक से गाड़ी की चाबी लेना और अपने जवानों के हवाले करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वो अहमक नौजवान मोटरसाइकिल लेकर और दूसरा जवान बंद गाड़ी लेकर हमारे हेडक्वार्टर की तरफ रवाना नहीं हुआ, इस वक्त तक मैं पेट्रोल पंप के मालिक के दिमाग में मौजूद रहा। वो अपने अलहदा कमरे में बैठा पी रहा था। मेरी तरगीब से वो बेताशा पी रहा था ताकि मदहोश हो जाए। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो अपनी जगह से उठने के काबिल नहीं रहा है, तो मैंने इसके दिमाग में पेट्रोल पंप के एक मुलाजिम को आवाज दे दी। वो आया तो मैंने इसके जरिए कहा, वो मोटरसाइकिल पर आए थे, इनमें से एक मेरा शनासा है। मैंने इसे चाबी दी है ताकि वो शहर जाए। जब तक वो न आए तब तक मुझे नींद से बेदार न करना। मैं सो रहा हूँ। मैंने इसे और 2-4 घूंट पीने पर मजबूर किया। मुलाजिम परेशान होकर इसकी हालत देख रहा था, लेकिन नौकर था, कुछ कह नहीं सकता था, खामोश रहा। जब वो मदहोश होकर मेज पर औंधा हो गया तो मैं इसके दिमाग से निकल आया। इस वक्त तक वो गाड़ी हेडक्वार्टर में आ गई थी। मैंने पूछा, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ क्रिस्टोफर को लाकर रखा जाए? एक ने पूछा, क्या आप इसे हलाक करना नहीं चाहते? सितारे इसका फैसला कर रहे हैं। मुझे इसकी जगह बांध कर बिठा दिया जाएगा। मेरी प्लानिंग किसी की समझ में नहीं आई। अब मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने कहा, जिस जगह तुम लोग मुझे बांध कर छोड़ आओगे वहाँ एक टेलीफोन भी हो। अगर ना हो तब कुछ लोग इस जगह रहते हो ताकि मैं खिड़की खोलकर या दरवाजा पीट कर चीखना चाहूँ शुरू कर दूं तो लोग मेरी मदद को आ जाएं। यही समझा जाए कि क्रिस्टोफर मैकी जिंदा है। इसे दुश्मन यहाँ बांध कर गए हैं। शायद फिर आकर इसे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी थी इसलिए बच गया। चूंकि बच गया इसलिए मैं क्रिस्टोफर मैकी का रोल अदा करता रहूंगा और असली क्रिस्टोफर तुम लोगों के साथ हाथों जहन्नम रसीद हो जाएगा। उन्होंने एक ऐसे गैराज का इंतखाब किया जहाँ मुझे बांध कर रखा जा सकता था। मैंने 5 जवानों से कहा, तुम क्रिस्टोफर मैकी के बंगले की तरफ जाओ। इस बंगले से इतनी दूर रहना वहाँ से इसकी अंदरूनी रोशनियां नजर आती रहें। जब क्रिस्टोफर मैकी के बंगले की बत्तियां एक बार बुझे और जल जाए तो समझ लेना कि इस बंगले के पिछले हिस्से में जो मुसल्ला पहरेदार हैं, इसे तुम 2 जवान आसानी से दबोच लोगे और इसे उठाकर बंद गाड़ी में पहुंचा सकते हो। इस तरह जब वो एक बार बंगले के बरामदे की बत्ती जलेगी फिर बुझेगी तो समझ लेना कि सामने वाले हिस्से में जो मुसल्ला चौकीदार हैं, इनमें से कम अज कम 1 या 2 को तुम वहां से उठाकर बेहोश करके इस गाड़ी में पहुंचा सकते हो। एक जवान ने सवाल किया, हमें बार बार लाइट के जरिए वहां से सिग्नल कौन देगा? मैंने कहा, ये मेरा मसला है। मैंने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं। जैसा समझा रहा हूँ वैसे ही करो। जब किसी पहरेदार को बेहोश करने के बाद बंद गाड़ी में पहुंचाओगे तो फौरन ही कोई कदम न उठाना। हमेशा सिग्नल के मुताबिक अमल करते रहना। सिग्नल के बाद जब भी किसी पर हमला करोगे, किसी को उठाकर ले जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में कोई हायल नहीं होगा और तुम महफूज रहोगे। अच्छी तरह समझाने के बाद मैंने वहां से इन्हें रवाना कर दिया। एक जवान रह गया था। मैंने कहा, तुम टैक्सी ड्राइवर को साथ इस गैराज की तरफ जाओ और वहां का जायजा लो। गैराज का मालिक हो या कोई चौकीदार हो तो इससे बातें करना, मालूमात हासिल करना कि वो गैराज को किराए पर देते हैं। वो जवान भी टैक्सी ड्राइवर के साथ चला गया। कमरे में सिर्फ बुजुर्ग जलीलुल कदर रह गए थे। वो मुझे गहरी टटोलती हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने फौरन इनके दिमाग में छलांग लगाई। वो सोच रहे थे इस अजनबी मेहमान के पास सिर्फ इल्मे नजूम और क्याफा शनासी ही नहीं
नहीं कुछ और पुरअसरार उलूम भी हैं। अभी दो नौजवान मोटरसाइकिल पर गए थे और पेट्रोल पंप से एक बंद गाड़ी लेकर वापस आए। एक नौजवान का बयान है कि पेट्रोल पंप का मालिक अपने एक कमरे में बैठा शराब पी रहा था। मेज के ऊपर ही गाड़ी की चाबी रखी हुई थी। नौजवान ने इससे बातें करने के दौरान में वो चाबी अपनी जेब में रख ली। मालिक ने एक जरा ध्यान नहीं दिया। जब वो गाड़ी लेकर रवाना हुए तो यकीनन इंजन स्टार्ट होने और गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी होगी, लेकिन गाड़ी के मालिक ने एतराज नहीं किया। वो बआसानी अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि हमारा अजनबी मेहमान कोई वजीफा पढ़ता है या हजरात का इल्म जानता है? मैंने पूछा, मोहतरम आप मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? वो एकदम से चौंक कर बोले, कुछ नहीं, बस तुम्हारे मुतालिक सोच रहा था। तुम कितने बाकमाल हो, यहाँ आते ही कितने हैरत अंगेज कारनामे दिखा रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब अल्लाह ताला की देन है। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों के काम आता रहूँ। बेशक कुदरत को क्या मंजूर होता है ये हम नहीं जानते। जब हमारा काम बनता चला जाता है तब एतराफ करते हैं और सजदा शुक्र बजा लाते हैं। मोहतरम अब मैं कुछ देर मुराकबे में रहूंगा। जब तक टैक्सी ड्राइवर इस जवान के साथ वापस आएगा तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। वो बुजुर्ग बाहर जाने लगे। उन्होंने दरवाजे के पास रुक कर कहा, बेटे अगर तुम कोई ऐसा इल्म जानते हो जिसे छुपाना जरूरी हो तो कम से कम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। ये कहकर वो चले गए। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बेशक वो बुजुर्ग थे, मोहतरम थे, बाप के बराबर थे, लेकिन मैं अपने इन जानसार साथियों को भी अपने बहुत से राज नहीं बताता था। वक्त मेरे लिए जान की बाजी लगाते हैं। सोनिया, आला बीबी और रसवंती के अलावा कोई मेरी टेलीपैथी का मुतल्लक नहीं जानता था। हालांकि मरजाना भी मेरी जानसार साथी थी। इसके अलावा सबाता भी किसी से कम नहीं थी। मैं इसके ख्यालात अच्छी तरह पढ़ चुका था। वो मेरी खातर पारस को लिए भटकती रही थी और नेपाल पहुंच गई थी। वहाँ भी मेरी खातर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही थी। ऐसे वफादार साथियों से भला कौन अपना राज छुपाता है? लेकिन हालात ने और पिछले वाकयात ने समझा दिया था कि दुश्मन ब्रेन वाशिंग के जरिए हजार वफादारियों के बावजूद मेरे साथियों से असलियत अगुलवा लेते हैं। मैं बुजुर्ग जलीलुल कदर का हर तरह से एहतराम कर सकता था, लेकिन इन्हें राजदार नहीं बना सकता था। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर जवानों के दिमागों में झांक कर देखा। वो बंगले के करीब पहुंच गए थे और सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। मैं सिग्नल देने के लिए क्रिस्टोफर मैकी के पास पहुंचा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। क्रिस्टोफर मैकी अपनी ख्वाबगाह में जाग रहा था। वो पीने का आदी था, लेकिन इस रात पीने से बाज रहा था। इसका दिमाग कहता था शायद कोई शराब की बोतल में जहर मिला दे या वो परेशानी की हालत में फिक्र से निजात हासिल करने के लिए इतनी पी ले जितनी ज्यादा पी ले के मदहोश हो जाए और आने वाले दुश्मन का मुकाबला न कर सके। वो हर तरह से मुकम्मल होश में रहना चाहता था, आंखें खुली रखना चाहता था और सुबह तक अपने पहरेदारों को भी जगाए रखना चाहता था। मैंने इसके दिमाग में ये सोच पैदा की, अपने पहरेदारों से राब्ता कायम करके मालूम करना चाहिए वो मुस्तैद हैं या नहीं। इसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। इस बंगले के इतराफ खूबसूरत बगीचा था। बगीचे के गिर्द चार दीवारी थी। चार दीवारी के चारों गोशों में टेलीफोन लगाए गए थे ताकि वो हर गोशे के मुसल्ला गार्ड से किसी वक्त भी राब्ता कायम कर सके। वो बारी बारी चारों गोशों के मुसल्ला गार्ड से टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम करता रहा और इनसे पूछता रहा क्या मुझसे कोई मिलने आया था। वो मुतमिन होता रहा। इधर मैं तमाम मुसल्ला गार्ड के लबो लहजे को गिरफ्त में लेता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने तौर पर इन चारों को हैंडल कर सकता हूँ तो फिर क्रिस्टोफर मैकी के पास पहुँच गया। वो रिसीवर क्रैडल पर रख चुका था, बैठा सोच रहा था। मैंने इसे आंखें बंद करने के लिए कहा। इसने एक जरा आंखें बंद की, फिर खोली। यूं आंखें बंद करने और खोलने के दौरान जो चंद लम्हे गुजरे हैं, मैं इन लम्हों में पूरी तरह इसके दिमाग पर काबज रहा। जब इसे छोड़ा तो इसने चौंक कर अपने आसपास देखा, फिर सोचने लगा मुझे क्या हो गया था। मैंने इसकी सोच में कहा कुछ नहीं हुआ, शायद बिजली ने आंख झपकाई थी। ऐसा कभी कभी हो जाता है, बिजली जाती है और दूसरे ही लम्हे वापस आ जाती है। इसकी अपनी सोच ने खुद अपने आप से सवाल किया, क्या पावर स्टेशन की तरफ से ऐसा हुआ? क्या वहाँ कोई खराबी पैदा हो गई है या मेरे घर की बिजली गायब करने के लिए कोई शरारत की कर रहा है? वो अपनी जगह से उठ गया, फिर अपने कमरे के स्विच बोर्ड के पास गया। सिर्फ एक बल्ब ख्वाबगाह में रोशन था। इसने इसके स्विच को ऑफ किया, बल्ब बुझ गया। फिर इसे ऑन किया, बल्ब रोशन हो गया। अब मैंने इसकी सोच में कहा नहीं, सब ठीक है, बिजली के तारों में कोई खराबी नहीं है। आइंदा बिजली आंख झपकाएगी तो मैं फोन के जरिए पावर स्टेशन वालों से शिकायत करूंगा। मैं इसे सोचता हुआ छोड़कर इन दो जवानों के दिमागों में बारी बारी पहुंचा
पहुंचा जो मेरी हिदायत के मुताबिक बंगले के पिछले हिस्से में मुसल्ला गार्ड्स की तरफ जा रहे थे। वहाँ 3 गार्ड्स पूरी तरह मुस्तैद थे। मैंने एक ही जुबान से कहा, हम तीनों को एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, तुम दोनों कोठी का एक चक्कर लगाकर आ जाओ। वो दोनों वहाँ से जाने लगे। हमारे 2 जवान इन्हें देख रहे थे। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, उन्होंने इस तनहा मुसल्ला गार्ड को दबोच लिया। मैं बंगले के सामने वाले हिस्से में दूसरे मुसल्ला गार्ड के पास पहुंच गया। वो सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने इसकी सोच में कहा, अभी मैं ऊपर देख रहा था, ख्वाबगाह में एक बार बत्ती बुझी थी, फिर जल गई थी, ऐसा क्यों हुआ? इसकी अपनी सोच ने कहा, शायद मिस्टर मैकी सोना चाहते हो, बत्ती बुझाई हो, फिर इरादा बदल दिया हो और जाग रहे हो। मैंने इसकी सोच में कहा, यह भी तो हो सकता है कि मिस्टर मैकी की ख्वाबगाह में जो बत्तियां हैं, इनके तारों में कोई खराबी पैदा की गई हो। एक लम्हे के लिए बत्ती बुझने और जलने का मतलब यही हो सकता है कि वहाँ के तारों को कोई आजमा रहा है। ये सोचते ही वो मुसल्ला गार्ड अपनी जगह से उठकर चलता हुआ बंगले के बरामदे में पहुंचा। बरामदे में 2 बल्ब रोशन थे। इसने एक स्विच को ऑफ किया, एक बल्ब बुझ गया, फिर ऑन किया, जल गया। इसी तरह इसने दूसरे बल्ब को भी बुझाने के बाद जलाकर देखा, फिर झुंझलाकर बोला, ये मुझे क्या हो गया था? बिजली का कनेक्शन यहाँ से मिस्टर मैकी की ख्वाबगाह तक एक ही है। अगर वहाँ कोई खराबी होती और एक लम्हे के लिए बत्ती बुझने के बाद जलती, तो यहाँ भी इसी तरह एक लम्हे के लिए बल्ब बुझते और जलते। वो बुड़बुड़ाते हुए अपनी जगह ड्यूटी पर वापस आने लगा। इसकी बुड़बुड़ाहट यही थी कि आज पीने का मौका नहीं मिल रहा है। इन सब को इसी शर्त पर ड्यूटी दी गई थी कि आज रात वो नहीं पिएंगे। मिस्टर मैकी की तरफ से सख्त ममानत थी। पाबंदी आयद करने क्या होता है? टेलीपैथी एक ऐसा नशा है जो दिमाग पर चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। वो मुसल्ला गार्ड जैसे ही ड्यूटी के लिए अपनी जगह आया, इसके गले में अचानक फंदा पड़ गया। मेरे जवान पूरी तरह चाको चौबंद थे। मेरी हिदायत के मुताबिक ठीक वक्त पर हरकत करते थे, क्योंकि हरकत में बरकत है, इसलिए वो कामयाब होते जा रहे थे। वो बंद गाड़ी क्रिस्टोफर मैकी के बंगले से तकरीबन 50 गज के फासले पर खड़ी हुई थी। पिछला रास्ता गली नुमा था और कदरे वीरान था, आमदोरफ्त नहीं थी। दुश्मनों या पुलिस वालों को धोखा देने के लिए 2 जवानों ने गाड़ी के बोनट को उठा लिया था। अगर कोई उधर से गुजरता तो वो गाड़ी की मरम्मत में लग जाते और ये तासर देते कि गाड़ी में खराबी पैदा हो गई है, इसलिए वहाँ खड़ी की गई है। तीसरा जवान गाड़ी के पिछले हिस्से में रिवाल्वर लिए बैठा था। इस हिस्से में मुसल्ला गार्ड्स को बेहोश करने के बाद पहुंचाया जा रहा था। तीसरे जवान का काम ये था कि वो इन्हें देखता रहे। अगर इनमें से कोई अंदाजे से मुकर्रर किए हुए वक्त से पहले होश में आने लगे तो इसके सर पर रिवाल्वर के दस्ते से जरब लगाकर इसे फिर बेहोश कर दे। आधे घंटे के अंदर 7 मुसल्ला गार्ड्स बेहोश होकर गाड़ी के पिछले हिस्से में पहुंच गए। इस गाड़ी में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इन्हें बकायदा सुलाया जा सके, इसलिए इन्हें एक दूसरे पर डाल दिया गया था। दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया गया था। सिर्फ क्रिस्टोफर मैकी के आने का इंतजार था। इसे किसी तरह जिंदा या मुर्दा वहाँ उठाकर लाना था। इसके लिए भी 2 ही मुजाहिद इसके बंगले के अंदर जाने लगे। इससे पहले मैं क्रिस्टोफर के पास पहुँच गया। इसने तमाम दरवाजों पर खतरे का अलार्म लगाया हुआ था। इसका कनेक्शन इस बैटरी से था जो इसकी ख्वाबगाह में रखी हुई थी। वो बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट इसके दाएं हाथ की 2 उंगलियों में दबा हुआ था। इसने कश लेकर धुआं बाहर निकालना चाहा था। इस वक्त मैं दिमाग पर काबज हो गया। वो वहां से उठकर पलंग के पास गया। इसके नीचे रखी हुई बैटरी से मुंसलिक मुख्तलिफ तारों को इससे अलग कर दिया। इसके बाद फिर अपनी जगह वापस आया और इसी हालत में बैठ गया। मैंने खास तौर पर ख्याल रखा था कि सिगरेट ठीक इसी तरह दाएं हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान दबा रहे, धुआं मुंह में रहे और वो धुआं छोड़ने वाला हो। ठीक इसी वक्त मैंने इसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो जरा सा चौंका जरूर, लेकिन मौजूदा पोजीशन बता रही थी कि कोई खास बात नहीं है। पता नहीं जहन को कैसा हल्का सा झटका लगा था, जैसे बैठे बैठे नींद का हल्का सा झोंका आया हो, गुनूदगी के बायस झटका लगा हो। ये कोई खास बात नहीं थी। सिगरेट इसी तरह इसकी दोनों उंगलियों में था। अब वो धुआं मुंह से छोड़ने ही वाला था और वो धुआं छोड़ने लगा। इसकी सोच बता रही थी कि इसने एक नन्हा सा पिस्तौल अपनी जेब में रखा है। कोई दुश्मन इसकी ख्वाबगाह में घुस आएगा तो वो इस पर बेदरेग फायर करेगा। सिगरेट का काश लेकर एक बार फिर धुआं छोड़ने के बाद इसने सिगरेट को एस्टे के सिरे पर रख दिया। ये मैंने इससे रखवाया। अब वो फिर मेरी मुट्ठी में था। मैंने इसके पिस्तौल को खाली कराया, इसकी गोलियां इसी की जेब में रखवा दी, दूसरी जेब में फिर इसी पिस्तौल को रखवाया। आखिर वो इसी हालत में बैठ गया जिस हालत में मैंने इसके दिमाग पर कब्जा जमाया था। इसके जहन को फिर
फिर हल्का सा झटका लगा। यूं महसूस हुआ जैसे वो चंद साथ के लिए अपने आप से गाफिल हो गया था। इसने सिगरेट की तरफ देखा, वो एस्ट्रे के सिरे पर रखा हुआ था। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसने अभी सिगरेट को वहां रखा था, शायद इसलिए कि सिगरेट पीने को भी दिल नहीं चाहता था। अजीब सी बेकली थी, शायद अंदर घबराहट हो या, लेकिन वो बुज़दिल नहीं था। मैं इसे सोचता छोड़कर इस जवान के दिमाग में आया जो अपने साथी के साथ बंगले में दाखिल हो रहा था। अब रास्ता साफ था, कोई रोकने वाला नहीं था। दरवाजे पर खतरे का जो अलार्म लगाया गया था वो बेकार हो चुका था। वो दोनों बंगले के मेन गेट में दाखिल हुए। फिर उन्होंने आहिस्तगी से सरगोशी में कहा कि इन्हें दो मुख्तलिफ सिमतों से इसकी ख्वाबगाह में पहुंचना चाहिए, इसलिए वो अलग हो गए, मुख्तलिफ सिमतों में जाने लगे। मैं एक के दिमाग में था लेकिन दूसरे को भी देखता रहता था ताकि इनसे कोई हमाकत सरजद न हो। इनमें से एक जवान मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरा बेडरूम नजर आ रहा था। अंदर कोई नहीं था, दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। इसने आगे बढ़कर दरवाजे के अंदर सार डालकर देखना चाहा, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। इसी वक्त किसी ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ खींचने की बात होती तो वो जवान किसी से कम नहीं था, जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन इस पर हमला भी हुआ। इसके मुंह पर कराटे का हाथ पड़ा, फिर ताबड़तोड़ हमले हुए। संभलने नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह हैरान था, ये कौन सी बला आ गई है। मैंने तो सारे रास्ते साफ कर दिए थे। वो बला मुकामी लिबास में थी, एक चादर में यूं लिपटी हुई थी कि चेहरा साफ तौर नजर नहीं आ रहा था। जब इस जवान ने जवाबी हमला किया तो वो अचानक बैठ गई। हमला करने वाला इसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ गिरा। फिर इससे पहले कि वो वहां से उठता, इसके सर पर जैसे छत गिर पड़ी। वो फर्श से उठ न सका। अब मैं टेलीपैथी के जरिए भी इसे नहीं संभाल सकता था। वो बेहोश हो चुका था। वैसे भी होश में रहता तो मैं इस हमला करने वाली बला को क्या बिगाड़ लेता, जबकि इसकी आवाज नहीं सुन सकता था और ना इसे ट्रैप कर सकता था। इस बेहोश नौजवान को वहां से निकालकर अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए मैंने दूसरे जवान के दिमाग में झांक कर देखा जो इसके साथ बंगले में दाखिल हुआ था। वो एक कमरे में बंद हो चुका था, दरवाजे को हिला रहा था, इसके हैंडल को घुमा रहा था, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। अब वो परेशान था कि अपने साथी को आवाज दे या ना दे। अगर आवाज देगा तो क्रिस्टोफर मैकी सुन लेगा, इसलिए वो सब्र कर रहा था। मेरी परेशानी और बढ़ गई। इस दूसरे नौजवान को किसने कमरे में बंद किया था? क्या क्रिस्टोफर मैकी ने ऐसे इंतजाम किए जिन्हें मैं टेलीपैथी के बावजूद ना समझ सका? मैं फौरन मैकी के दिमाग में पहुंचा। इसी वक्त वो उछल कर खड़ा हो गया क्योंकि ख्वाबगाह के खुले हुए दरवाजे में एक औरत नजर आ रही थी। अगरचे चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चादर से बाहर निकले हुए इसके हाथ बता रहे थे कि वो औरत है। मैली ने गुर्रा कर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई हो? आने वाली ने अपने सर से चादर हटाकर एक तरफ फेंक दी। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए पुरसुकून लहजे में बोली, क्रिस्टोफर मैकी, मुझे लैला सानी कहते हैं। इसका नाम सुनते ही मैकी ने फौरन जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इधर पिस्तौल हाथ में आया, उधर हाथ पर ठोकर पड़ी। फायर करने की हसरत दिल में रह गई। पिस्तौल इसके हाथ से छूटकर फिजा में उछलता हुआ ऊपर गया। इसके नीचे आने तक वो कैच न कर सका क्योंकि पेट में लात पड़ी थी। फिर मुंह पर घोंसा पड़ा। वो समझ गया कि पिस्तौल तक नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए उसने जवाबी हमले किए। वो अच्छा फाइटर था। दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। कभी ये उस पर हमले करता था, कभी वो जवाबी हमले करती थी और कहती जाती थी, मैकी चुपचाप मेरी बात मानकर जो कहती हूँ उस पर अमल करो। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद तुम नीम पागल हो जाओगे, तुम्हारा इलाज होता रहेगा। इस दौरान में यहाँ एक मुजाहिदीन से राब्ता कायम करूंगी, फिर तुम्हें अगवा करके उनके अड्डे पर पहुँचाऊंगी और तुमसे ये उगलवाऊंगी कि किस तरह हथियार सप्लाई करते हो और वो हथियार किस तरह इन छापा मारों को मुफ्त हासिल हो सकते हैं। मैकी उससे लड़ रहा था और समझ रहा था कि मुकाबला करने वाली बड़ी ही तरबियत याफ्ता है, वो इसके चुंगल से निकल नहीं पाएगा। इतनी देर में वो कई बार अपने पिस्तौल तक पहुंचने की कोशिश कर चुका था और नाकाम रहा था। वो पिस्तौल एक जगह फर्श पर पड़ा हुआ था। इसने अचानक एक फ्लाइंग किक लैला के मुंह पर मारी और वो लड़खड़ाते हुए पीछे जाकर ठीक पिस्तौल के पास गिरी। मैकी झुंझला गया। उसका ख्याल था कि लैला कहीं और जाकर गिरेगी तो वो पिस्तौल उठा लेगा। जब ऐसा ना हो सका तो वो ख्वाबगाह से निकलकर बंगले के बाहर भागने लगा। वो मालूम करना चाहता था कि इतने मुसल्ला गार्ड्स के बावजूद लैला सानी अंदर कैसे आ गई थी। जैसे ही वो एक बैरूनी कमरे में पहुंचा, ठिठक कर रह गया। वहां एक और औरत चादर में लिपटी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा
चेहरा नजर आ रहा था। औरत इसलिए समझ में आई कि चादर के बाहर हाथ नजर आ रहे थे। इधर भी चादर में छुपी एक औरत और उधर भी एक औरत। मैकी थूक निकलने लगा। वो बुजदिल नहीं था, लेकिन इसके दिमाग में सितारे चीख चीख कर कह रहे थे मौत होगी तो किसी औरत के हाथ से। वो एक औरत से किसी तरह छुटकारा पाके वहाँ से भागता हुआ इधर आया था तो सामने दूसरी औरत मौत बनकर खड़ी थी। लैला सानी भी ख्वाबगाह से निकलकर दौड़ती चली आ रही थी। मैंने उसे भटका दिया, इस कमरे की तरफ पहुंचने नहीं दिया जहां क्रिस्टोफर मैकी एक दूसरी बला के सामने खड़ा ठिठक गया था। मैं चाहता था लैला अगर क्रिस्टोफर मैकी की नजरों में ना आए, ना कोई इंतकामी कार्रवाई करे। यूं भी वो सोच रही थी शायद क्रिस्टोफर मैकी यहाँ से भागकर बाहर चला गया है, अब वो गिरफ्त में नहीं आएगा। मैंने भी उसकी सोच में उसको यकीन दिलाया। दानिशमंदी ये है कि यहाँ से निकल चलो ताकि कल क्रिस्टोफर मैकी के वादे के मुताबिक उससे मुलाकात कर सको। दोस्ती की आड़ में ही इससे हथियार हासिल करने के सिलसिले में बहुत कुछ मालूम कर सकती हूँ, लिहाजा मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मैं उसे सोचता हुआ छोड़कर क्रिस्टोफर मैकी के दिमाग में पहुँच गया। इधर वो हकलाते हुए पूछ रहा था तुम कौन हो? कहते हैं मौत की अब कोई आवाज नहीं होती, उसकी आहट तक सुनाई नहीं देती, और मौत की जुबान तो किसी ने नहीं सुनी है। शायद वो दुनिया की हर जुबान बोलती है, इसीलिए हर जुबान के लोग को हमेशा के लिए ठंडा कर देती है। इस वक्त जो मौत इसके सामने खड़ी हुई थी वो ना तो चादर हटाकर अपना चेहरा दिखा सकती थी, ना मुंह से कुछ बोल सकती थी। महबूब की मौत ने उसे हमेशा के लिए गूंगी बना दिया था। क्रिस्टोफर मैकी को उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो पलटकर भागने लगा। गूंगी के जिस्म में जैसे बिजली पैदा हो गई थी। यक लग तो उसका हाथ चादर के अंदर गया। दूसरे लम्हे बाहर आया तो एक खंजर का फल चमक रहा था। वो खंजर फजा में सनसनाता हुआ गया और क्रिस्टोफर मैकी की पिंडली में पेवस्त हो गया। वो भागते भागते लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। गिरने से चोट भी लगी, अगरचे ज्यादा ना लगी, लेकिन दहशत तारी थी, इसलिए वो बौखला गया था। मुकाबला करने की बजाय भाग रहा था। दहशत इसी तरह दिल में जगह बनाती है। इसने देख लिया था कि इतने सख्त पहरे के बावजूद बाहर से मौत अंदर आ गई। खतरे का अलार्म हर दरवाजे पर लगाने के बावजूद कोई घंटी नहीं बजी। ये बात समझने की है और दूसरों को समझाने की है, लेकिन मौत इतनी मोहलत नहीं दे रही थी कि वो समझ रहा था वो दूसरों को भी समझा सके। हाँ, जब अकल ठिकाने आती है और इबरतनाक हालात से साबका पड़ता है तो आदमी जान लेता है कि मौत का एक दिन मुतय्यन है और उस दिन मौत हर हाल में आती है। सितारों की चाल पहले से आगाह कर दे, इंसान कदम कदम पर पहरा बिठा दे, खतरे के अलार्म लगा दे, अपनी हिफाजत के लिए बड़े से बड़ा हथियार इस्तेमाल करे, लेकिन मौत नहीं टलती। वो आती है, मुसल्लत हो जाती है। क्रिस्टोफर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर पिंडली में पेवस्त खंजर को निकाल लिया और उठकर खड़ा हो गया। लंगड़ाता हुआ चलने लगा। वो राह फरार तलाश कर रहा था। हाथ में खंजर था और खंजर से अपने जिस्म का लहू टपक रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था जो मौत सामने है इससे किस तरह बचकर निकले। इसने उसका दिमाग टटोला। वो सोचने लगा था मैं बुजदिल क्यों बन गया हूँ? क्या इस तरह खौफजदा होने से बच जाऊंगा? हरगिज नहीं। मुझे जीदारी से मुकाबला करना होगा। आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करना होगी। खंजर तो मेरे हाथ आ गया, फिर मैं क्यों बुजदिल बन गया हूँ? मैं इस पर हमला कर सकता हूँ। उसने खंजर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इस मौत की तरफ देखा। उसका एक हाथ फिर चादर के अंदर गया था। जब वो बाहर आया तो इसमें दूसरा खंजर चमक रहा था। वो जरा दिक्कत से पैंतरा बदलकर गुर्राते हुए बोला, तुम मुझे बुजदिल समझती हो? मेरे पास हथियार नहीं था, अब आ गया है। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकोगी। वो एकदम से तान गया जैसे अब तब मैं उस पर झपटने ही वाला हो। दूसरी तरफ वो ब्लाक खामोश थी। खंजर से यूं खेल रही थी कि उसे पहले उसने दस्ते को थाम रखा था, फिर खंजर को फजा में उछाला। जब वो नीचे आया तो चमकदार फल उसके हाथ में था। मान खंजर उसके हाथ से यूं निकला जैसे तीर कमान से निकलता है और सनसनाता हुआ क्रिस्टोफर के सीने में ठीक दिल की जगह पेवस्त हो गया। सितारे अपनी चाल चल गए, लेकिन मेरे लिए परेशानी पैदा हो गई। उस जगह यकीनन खून के धब्बे मिलेंगे, अफरा तफरी के आसार मिलेंगे, जिसे क्रिस्टोफर मैकी ने अपने दुश्मन से मुकाबला किया हो। फिर ऐसी सूरत में क्रिस्टोफर मैकी बनकर वहां जाऊंगा तो शकूको शुबहात जन्म लेंगे कि इतनी ऊदम हुल्लड़बाजी के बाद दुश्मन मुझे कत्ल करने में नाकाम कैसे रहे, जबकि उन्होंने कोठी के बाहर तमाम मुसल्ला मुहाफिजों को ठिकाने लगा दिया था। खतरे के अलार्म से भी गुजर कर आ गए थे। मुझे इस जिद्दी और कसम निभाने वाली लड़की पर गुस्सा भी आया और ये अक्ल भी आई कि हम तकदीर के लिखे को
नहीं मिटा सकते, जो होनी है वो होकर रहती है। ये पेशन गोई तो बहुत पहले खुद क्रिस्टोफर मैकी ने की थी, अब वो पूरी हुई थी। तो मैं भला हदीका पर गुस्सा उतार कर क्या कर सकता था। मैंने जरा देर के लिए ख्याल खुआनी तर्क कर दी, अपने कमरे से बाहर आया। टैक्सी ड्राइवर इस नौजवान के साथ आ गया। वो मुझे इस गैराज के मुतालिक रिपोर्ट सुनाना चाहते थे जहां मुझे बांध कर रखा जाने वाला था, लेकिन अब तो मंसूबे में तब्दीली पैदा करना लाजमी हो गई थी। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे क्रिस्टोफर मैकी के बंगले में ले चलो, मेरा वहां पहुंचना जरूरी हो गया है। मैं गाड़ी में बैठ गया। हम आंधी तूफान की तरह रवाना हुए। ड्राइवर को गाड़ी चलाने में खासी महारत हासिल थी। इसके अलावा रात का 1 बज रहा था, सड़कें तकरीबन वीरान थीं, इसलिए हम जल्द ही वहां पहुंच गए। इस वक्त तक हदीका ने इस कमरे के दरवाजे को खोल दिया था जहां इसने एक मुजाहिद नौजवान को बंद किया था। दूसरी तरफ वो जवान भी होश में आ गया था जो लैला सानी के हाथों बेहोश हुआ था। इन दोनों और हदीका ने मिलकर कमरे के फर्श को साफ किया, हर जगह से खून के धब्बे मिटाए। उन्होंने क्रिस्टोफर मैकी की लाश को अच्छी तरह कपड़ों में लपेट दिया था, फिर उसे उठाकर इसी बंद गाड़ी में डाल आए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो अच्छी तरह बंगले के अंदर सफाई कर दी गई थी। मैंने कहा, हदीका तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी जिद पूरी की, अपने महबूब से की जाने वाली ज्यादतियों का इंतकाम लिया, या फिर मेरे एहसानात का बदला चुकाने के लिए मेरे काम आना चाहती थी, इसलिए मेरे दुश्मन को अपने हाथों से रास्ते से हटा दिया। बहरहाल जो कुछ भी किया मुझे पसंद नहीं आया। अगर तुम मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हो तो आइंदा मेरी मर्जी के बगैर या मुझसे मशवरा लिए बगैर कभी कोई कदम ना उठाना। वो मेरी बातों का जवाब दे सकती थी, लेकिन कैसे देती। उसने जवाबन सर को झुका लिया, दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए जैसे फर्मा बरदारी का वादा कर रही हो। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर हौले से अपकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अच्छी बातें समझा रहा हूँ, अब यहाँ से जाओ। फिर मैंने दोनों जवानों से कहा, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ, तुम सब पूरी हाजिर दिमागी से हर उस जगह को देखो जहाँ तुमने हाथ लगाया हो या तुम्हारे कदम वहाँ से गुजरे हो। तमाम निशानात को मिटाते हुए बंगले से बाहर चले जाओ, बाकी मामलात से मैं निपट लूंगा। उन्होंने मेरी हदायत पर अमल किया। जब वो तमाम निशानात मिटाते हुए बाहर चले गए तो मैं दूसरे बेडरूम में पहुंचा। वहां के एक बगली कमरे में एक बैटरी रखी हुई थी जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। उसे उठाकर क्रिस्टोफर मैकी की ख्वाबगाह में लाया। चालू बैटरी की जगह उसे रखा, इसमें तमाम तार मुंसलिक किए। फिर पुरानी बैटरी को बंगले के बाहर लेकर आया। एक जवान मेरे अगले हुक्म का मुंतजर था। मैंने कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, अब बंगले के आसपास तुम में से किसी को नहीं रहना चाहिए। वो जाने लगा तो मैंने उसे आवाज दी, सुनो, अगर वो मुहाफिज होश में नहीं आए हैं तो इन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर सड़क के किनारे डाल दो और गाड़ी यहाँ से ले जाओ। इन्हें होश आएगा तो वो खुद ही इधर उधर चले जाएंगे। हदीका की मुदाखलत ने मेरे मंसूबों में गड़बड़ पैदा कर दी थी, इसलिए थोड़ी बहुत तब्दीलियां लाजमी थी। बहरहाल मैं फिर बंगले के अंदर आया। पहले क्रिस्टोफर मैकी के बेडरूम में पहुंचा, कालीन पर से पिस्तौल उठाकर उसे लोड किया। फिर वापस इसी बेडरूम में आया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने उसके दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। जरा दूर खड़े होकर दरवाजे की तरफ 2 फायर किए। इसके बाद रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। राब्ता कायम होते ही मैंने एकदम घबराए हुए अंदाज में कहा, इंस्पेक्टर, गजब हो गया, बाहर मेरे मुसल्ला मुहाफिज पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दुश्मन मेरे बंगले में घुस आए हैं। मैंने फायरिंग की तो इनके भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन मैं महफूज नहीं हूँ, प्लीज जल्दी आइए। क्रिस्टोफर मैकी के नाम से पुलिस वाले अच्छी तरह वाकिफ थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो फौरन अपने मुसल्ला जवानों के साथ पहुंच रहा है। मैंने रिसीवर रखा, फिर 6 और नंबर डायल करने लगा। आला हुकाम, ईसाई मलेशिया के ओहदेदारान और यहूदी एजेंटों से क्रिस्टोफर के गहरे ताल्लुकात थे। मैं इन तमाम जगहों से बारी बारी राब्ता कायम करने लगा। ये तासर देने लगा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। अब तब में दुश्मन मुझे हलाक करने ही वाले हैं। उन सब ने वादा किया कि वो फौरन मेरी मदद को पहुंच रहे हैं और ऐसा ही हुआ। चंद मिनट के बाद बंगले के अंदर और बाहर क्रिस्टोफर मैकी के अहबाब, आला अफसरान, ओहदेदारान वगैरह की भीड़ लग गई। मुसल्ला पुलिस का पहरा और सख्त कर दिया गया। बंगले के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिन पर मैं इत्मीनान करना चाहता था। जिनसे मिलने से इनकार करता था इन्हें आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। बहरहाल मैंने अपना बयान लिखवाया। मुसल्ला मुहाफिज किस तरह बेहोश किए गए और इन्हें किस तरह गायब किया गया इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन एक गलती का बाद में एहसास हुआ कि मेरे बेडरूम में जो बैटरी रखी हुई थी वो नकारा थी, वक्त पर काम न आ सकी, इसलिए खतरे का अलार्म न बज सका। शायद दुश्मनों
दुश्मनों की चाल थी। उसे लाते हुए रास्ते में किसी ने बदल दी होगी। दुश्मन मेरे बेडरूम में घुस आए थे। इनमें 2 जवान मर्द थे, 2 औरतें थी। एक औरत चादर में छुपी हुई थी, दूसरी भी, जिसे मैं पहचान न सका, दूसरी भी नकाब पहने हुए थी। उसकी आवाज सुनकर महसूस होता था जैसे मैं पहले भी उससे कहीं मिल चुका हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा। बहरहाल मैं इन दोनों औरतों से बचता हुआ एक बेडरूम में जाकर छुप गया। दरवाजे से अंदर से बंद किया। वहाँ टेलीफोन था। पहले मैंने 2 फायर किए ताकि दुश्मन दूर रहे, फिर फोन के जरिए आप लोगों को इतला दी। वो सब मुझे क्रिस्टोफर मैकी समझ रहे थे और समझना चाहिए था, क्योंकि मैं कामयाबी से उसका रोल अदा कर रहा था। अगर मैं उनसे मुताल्लिक सिर्फ वो बातें जानता जो जाहिर थी तो शायद इतनी कामयाबी न होती। टेलीपैथी के जरिए मैंने उसके अंदरूनी मामलात भी मालूम किए थे। इसकी जिंदगी के अंदरूनी ढके छुपे राजों से वाकिफ, फिर भला कामयाबी कैसे न होती। हुकूमत के चंद ओहदेदारों ने जो क्रिस्टोफर के दोस्त थे और अब मेरे दोस्त बन गए थे, तरह तरह के सवालात किए। पुलिस वालों ने भी अपने तौर पर बहुत कुछ पूछगिछ की। वो सब चले गए। मैं रात का जागा हुआ था। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। कुछ देर सोना चाहता था। मेरे लिए एक नई बैटरी फराहम की गई। इससे मैंने तारों को मुंसलिक किया था कि अब कोई अंदर न आ सके। खतरे का अलार्म बजाकर देखा तो बैटरी सही काम कर रही थी। उसके बाद वो सब बाहर चले गए। मैंने दरवाजे को बंद कर लिया। बाहर दोबारा मुसल्लह सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। वैसे मैंने उनसे कह दिया था कि सिर्फ 2 घंटे की बात है। सुबह हो जाएगी तो मनहूस सितारे का साया मेरे सर से गुजर जाएगा, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं थोड़ी देर सो सकता था। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लिया था कि जो जवान छापा मारने गए थे वो कामयाब वापस आए थे और इन्हें ढेर सारे हथियार मुफ्त में मिल गए थे। वो जश्न मना रहे थे। मैं आला बीबी के पास पहुंचकर उन लोगों की खैरियत दरियाफ्त कर सकता था। फिर सोचा वो सो रही होंगी। जैसे ही मैं इनके दिमाग में जाऊंगा वो चौंक कर बेदार हो जाएगी। इसमें सजाद के दिमाग में पहुंच गया। मालूमात हासिल की। पता चला कि वो कल सुबह यूनान से पेरिस रवाना होंगे। ब्लैक शैडो का हेडक्वार्टर पेरिस में था। डॉक्टरों ने सजाद के मुताल्लिक रिपोर्ट दी थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़हनी कमजोरी नहीं है, ताहम किसी वजह से ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता है। ब्लैक शैडो डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुतमिन नहीं था। इसने कहा था कि पेरिस पहुंचते ही वो कुछ और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले दिमागी और असाबी अमराज के माहिरीन से रुजू करेगा और फरहाद की टेलीपैथी वापस लाने के लिए अपनी आखिरी ज़राए हत्ता के अपने आखिरी बैंक बैलेंस को भी काम में लाएगा। मैंने मरजाना के पास पहुंचकर देखा वो और बल्बा एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर यूनान के मशरकी साहिल की तरफ जा रहे थे। जिमी फाउंडर के आदमियों ने कामयाबी हासिल की थी। जजीरे में तहलका मचा दिया था। योगो हंटर मारा गया था। मरजाना और बल्बा अब जजीरे से वापस जा रहे थे। आला बीबी, सजाद, मरजाना और बल्बा वगैरह की तरफ से इत्मीनान था। अब ख्वाह जाग कर ख्याल ख्वानी करना जरूरी नहीं था। नींद पूरी करने के बाद मैं दोबारा उनकी खैरियत मालूम कर सकता था। लिबनान में अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन नेपाल में हो चुकी थी। लिहाजा रसवंती, सोनिया और सबाता के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के बाद सोने का इरादा था। इससे पहले कि मैं ख्याल ख्वानी की परवाज करता, रसवंती की आवाज सुनाई दी। फरहाद, मैं हूँ, कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे दोनों बेटों को यहाँ से ले जाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। तुम घबराहट को दिल से निकाल दो और इत्मीनान से सारी तफसील बताओ। भारतीय और नेपाली सरकार ने मुश्तरका तौर पर इंटरपोल वालों की खिदमात हासिल की हैं। उनका एक बहुत बड़ा ऑफिसर आया हुआ है। वो इतना सख्त है, जहाँ मौजूद रहता है वहाँ कुछ दिनों के लिए स्मगलिंग बिल्कुल रुक जाती है। बड़े बड़े स्मगलर रिपोश हो जाते हैं। उसने यहाँ पहुँचते ही अना मैरिया को वार्निंग दी थी। जब वो सोनिया से बातें कर रहा था तो मैं उसके दिमाग में पहुँच गई। जानते हो वो कौन है? भाई सस्पेंस पैदा ना करो, बताओ कौन है? वो है इंटरपोल का चीफ ऑफिसर इज्जत अली। मैं कुर्सी पर जरा सीधा होकर बैठ गया। मुस्कुराने लगा। रसवंती ने कहा। इसका नाम सुनते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैंने इसके दिमाग के तह खाने में उतरकर तुम्हें पाया। वो तुम्हारे बेहद अकीदतमंद है और एक बार तुमने भी कहा था कि फुर्सत मिलेगी तो उससे राब्ता कायम करोगे। बेचारा आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये अच्छा मौका है, क्या इससे राब्ता कायम करोगे? ऐसी गलती नहीं करना चाहता। रसवंती, तुम्हारा तलक दुनिया वालों पर जाहिर है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दी है। वो एक सर्द आ भरकर बोली। फरहाद, मैं बहुत ही बददिमाग हूँ। मेरी बददिमागी ने मेरी अकल को खा लिया है। जब सजाद फरहाद की हैसियत से कैदी बनकर तिल
लबीद पहुंचाया गया और उसे स्टेज पर पहुंचाया गया था तो मैंने उसे बुरा भला कहा था और अपने यहूदी दोस्तों पर यह जाहिर कर दिया था कि उसने मुझे तलाक दी है। ये मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। आज इसका एहसास हो रहा है। अगर मैं अपनी जुबान से ये ना कहती तो दुनिया वालों को मालूम ना होता। मैं दिल से एतराफ करती हूँ, तुमने मुझे अपनी जात से अलग जरूर किया, लेकिन दुनिया वालों के सामने डंडोरा नहीं पीटा, ना ही मुझे मुतल्लका कहकर मेरी तौहीन की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रसवंती, तुम्हारी शर्मिंदगी से मसला हल नहीं होगा। काम की बातें करो। तुम रसवंती की हैसियत से इज्जत अली को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातब करो, वो बहुत खुश होगा। तुम उसे बताना कि मैं किस तरह इन दिनों मुसीबत में मुब्तला हूँ, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता, लिहाजा इससे राब्ता कायम नहीं कर सका। यकीनन वो हमारे काम आएगा। तुम इससे पूछ कर देखो। मैं उससे बात करती हूँ, तुम मौजूद रहो ताकि हमारी बातें सुन सको। इसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। इसके साथ साथ मैं भी इंटरपोल के चीफ ऑफिसर इज्जत अली के दिमाग में पहुंच गया। वो अपनी पूरी टीम के साथ आया था। उसकी टीम में उसके मखसूस मातहत थे जिनका जिक्र मैं पिछली एक साथ में कर चुका हूँ। नेपाल में सुबह के 8 बजे थे। इज्जत अली रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था और अखबार का मुतालिया कर रहा था। इसके आसपास 2 अदद टेलीफोन रखे हुए थे। सामने मेज पर ट्रांसमीटर भी था। वो अपने लोगों से राब्ता कायम करता जाता था। दूसरे इदारे के लोग मसलन नेपाल और भारत के इंटेलिजेंस वाले, पुलिस वाले और फौज के अफसरान इससे जरूरी गुफ्तगू करते रहते थे। जब रसवंती ने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातब किया तो वो अखबार पढ़ते पढ़ते चौंक गया। चाय की प्याली मेज पर रखी, फिर सीधा होकर सोचने लगा, क्या फरहाद साहब मुझे मुखातब कर रहे हैं? रसवंती ने कहा, मैं फरहाद की शरीके हयात रसवंती हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।